सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखें। और बच्चों, अपने देख रहे हैं कि अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें अपने यूं कहूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला कह सकता हूं, वो आप सीखने जा रहे हैं और आप उसमें धीरे धीरे पारंगत भी होते जा रहे हैं। तो आज अपने उसका अभ्यास करते हुए पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2 में। तो बच्चों, अपने प्रश्नावली 3.2 में आलेखीय विधि से जो अपने उदाहरण किए थे, तो उनका आज अभ्यास करेंगे और उनमें अपने बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ताकि एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट दे सके। तो चलिए बच्चों, मैं लेता हूं एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 1। तो बच्चों, अब अपने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यदि देखूं तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, पहला काम है, और फिर उनको ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो कहने का मतलब, ये क्वेश्चन दिया है पहले का पहला। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर देखूं तो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट कि इसको अपने गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे, फिर उनको हल करेंगे और फिर ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यानी दूसरे पार्ट में अपने उनके जो गणितीय रूप से एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे, और तीसरे पार्ट में अपने ग्राफीय विधि से उसको हल कर देंगे, यानी ग्राफ निर्माण कर देंगे, सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करता हूं मैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो बच्चों x मान लेता हूं और लड़कियों की संख्या y मान लेता हूं। जो अपने से पूछा गया है उस पर ध्यान देंगे। लड़कियों की संख्या y। अब देखिए यहां से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो यहां पर ये ध्यान देना, ये एक समीकरण बन रही है बच्चों। यहां पर 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 विद्यार्थी है, वो लड़के और लड़कियां हैं, तो इनका योग जो है वो 10 होगा। तो एक तो ये देखिए बच्चों, x प्लस वाई बराबर 10। ये आपको ध्यान देना है। यहां से एक समीकरण, आप इसको यूं मत समझिएगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी कौन होंगे? लड़के और लड़कियां ही तो है वो। ठीक है। अब देखिए उनमें दूसरी पोजीशन क्या दी है कि यदि लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या है। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये बड़ा है, तो इसको 4 दे दीजिए ताकि ये बराबर हो जाए। ये लो, सपोज कीजिए लड़कियों की संख्या है वो 6 है, यूं मानते अपने, ये 2 है, तो ये 4 ज्यादा है, तो ये 2 को 4 देंगे तो दोनों 6 6 बराबर हो गए। तो ये दो समीकरण अपने पास तैयार हो गई। अब उनको हल करना है। तो यहां से किसी एक चर को, वैसे तो अपने बड़े गुणांक वाले को हटाते हैं ताकि सवाल आसान रहे, पर यहाँ पे दोनों समान है, तो किसी को यहाँ से हटा दीजिएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ से भी x को हटा देता हूँ, तो y बराबर 10 माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो यहां भी x का मान रखना है, क्योंकि अपने देखा था कि राइट साइड में जो भी है चर, राइट साइड में x है, तो x का मान अपने मन से रखना है और y का मान आपके पास आएगा, तो x का मान रख दीजिएगा। तो x बराबर, सपोज कीजिए आप रखते हैं 3 रखने पर, तो y का मान आ गया बच्चों आपके पास 10 माइनस 3 यानी 7। और x का मान आप रख सकते हैं बच्चों, जैसे 5 रखने पर, तो y का मान आ गया बच्चों आपके पास 10 माइनस 5 आ गया। अब इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे, उससे पहले चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने x का मान ही रखना है, क्योंकि राइट साइड में जो भी चर आए उसका मान अपने को रखना होता है। ठीक है, तो ये लो x बराबर, यहाँ पे रख देता हूँ 1 रखने पर, तो y का मान आ गया बच्चों 1 प्लस 4 यानी 5। x का मान माइनस में भी रख सकते हैं, सपोज कीजिए माइनस में 3 रख देता हूँ, तो ये आ गया बच्चों -3 प्लस 4, तो प्लस का 1 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके अपने टेबल ड्रॉ कर देंगे। तो अब अपने टेबल को फिल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों x और यहाँ पे y। तो देखिए x का मान 3 रखा तो y का 7 आया, तो 3 और 7। x का 5 रखा तो y का भी 5 आ गया। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिएगा, x का अपने मान रखेंगे 1, तो y का आया 5, और x का रखा -3, तो y का आया 1। तो इस तरह से अपने बच्चों ये जो टेबल है वो ड्रॉ कर ली है। अब चलिए अपने ग्राफ पेपर की ओर बढ़ना है। अब अपने ग्राफ का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ में मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक लेटी हुई लाइन, कोई एक लाइन लेंगे जो एक्स एक्स के रूप में तैयार करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये एक्स एक्स ले रहा हूँ सबसे पहले, बहुत ही आसान सा कार्य है। ठीक है, ये तो आ गया एक्स एक्स, एक्स अक्ष, ये एक्स डेस हो गया। और एक खड़ी हुई लाइन कोई भी ले लेंगे, सपोज कीजिए ये ले लेता हूँ खड़ी हुई लाइन,
ये आ जाएगा बच्चों वाई एक्स। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कार्य है, पर ध्यान ये रखना है बिल्कुल लाइन के ऊपर चलना है अपने को। किसी एक गहरी लाइन को पकड़ लीजिएगा और उसके ऊपर लाइन खींच दीजिएगा। तो ये देखो बच्चों, बिल्कुल ऊपर खींचा है मैंने। ये हो गया वाई एक्स और ये हो गया वाई डैश लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पर दोनों एक्स काटते हैं वो मूल बिंदु आ गया। अब मैं इनको जो चिन्ह है, यानी यूँ कहूँ कि निशान है, वो लगा देता हूँ। तो चलिए निशान लगा देते हैं। तो निशान लगाने का मतलब है कि जहाँ पर ये गहरी लाइनें अपने एक्स एक्स और वाई एक्स को काटती है वो। अब अपने पैमाना लिखेंगे, तो पैमाना यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। यदि दोनों अक्ष का पैमाना समान है तो आप एक साथ ही लिख देंगे, माना पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब पैमाना लिख दिया तो अपने मान भी फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी संख्या को नहीं छोड़ना है और किसी भी ये अपने जो गहरी लाइन है उसको नहीं छोड़ना है। इधर अपने देखें तो लेफ्ट साइड में देखें तो ये ऋणात्मक आएंगे मान, तो ये मान में फिल कर देता हूँ। हमेशा आपने देखा था बच्चों, प्रत्येक ग्राफ में यही पोजीशन रहती है कि जैसे y का मान ऊपर की ओर धनात्मक है तो नीचे की ओर ऋणात्मक है। तो ये देखिए बच्चों, अपने इसमें मान फिल कर देते हैं। तो ये एक यूँ कहूँ कि किसी भी ग्राफ की पूर्व तैयारी होती है। ये सब बच्चों को वैसे छोटी कक्षाओं में अपने इसको सीख रखा है। ठीक है, ये तैयार। अब देखिए, अब अपने मान देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो मान है उसको यदि देखूं बच्चों में, तो ये आ गया मेरे पास 3 7। ठीक है, यहाँ पर x का मान 3 है, y का 7 है। तो इसको देखना ढूंढना कैसे है ये समझना है आपको। तो x का मान 3 सबसे पहले ढूंढिए, क्योंकि मान ऐसे पढ़ा जाएगा बच्चों 3 और 7। तो x का मान 3 मैंने ढूंढ लिया, प्लस में इधर है क्योंकि प्लस है तो प्लस में मिल जाएगा, माइनस है तो इधर चले जाएंगे, प्लस में मिल गया। अब y का मान 7, तो अपने को ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा बच्चों। यहाँ 3 4 7 के सामने ठीक जाना है। ये देखिए 7 के सामने, तो ये जो बिंदु है वो x पर 3 के सामने है और y पर 7 के सामने है। तो ये आ गया 3 7। इसी तरह 5 5, तो x का मान 5 मिल गया और y का मान 5 इसके सामने, x का मान 5। ये बिंदु यदि आप देखेंगे बच्चों तो देखिए x के 5 और y के 5 दोनों के सामने है। तो कहने का मतलब 5 5 का मतलब यही है कि x के 5 के सामने और y के 5 के सामने। ये देखिए बच्चों, अब अपने को पता है कि जब अपने को दो बिंदु मिल जाते हैं तो अपने किसी भी रेखा को बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। तो यही कार्य मैं कर रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, मैं इस रेखा को खींच देता हूँ, क्योंकि अपने को दो बिंदु जब मिल गए हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है कार्य। ठीक है, ये तो इसका यदि समीकरण दें तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। अब चलिए अगला 1 5, तो x का मान 1 और y का मान 5। तो x का मान 1 पहले ढूंढ लीजिएगा और y का 5 उसके ठीक सामने जाना है। तो ये लो बच्चों 1 5 ये मिल गया। ठीक है, -3 1, तो x का मान -3 और y का 1 प्लस का 1, तो ऊपर की ओर बढ़ना। देखिए सबसे पहले मैंने -3 ढूंढा, फिर y का 1, तो यहां पर आया हूं मैं। ये देखो बच्चों -3 1, इनको दोनों को मिला दीजिएगा। तो ये देखो बच्चों, इनको मैं मिला देता हूँ बहुत ही आसानी से। बिल्कुल अपने कार्य में सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये मिला दिया, तो ये जो अपना बिंदु आ गया बच्चों 3 7। ठीक है, तो ये देखिए y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पर यदि देखूँ तो ये अपना हल होता है बच्चों। जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो अपना रिजल्ट होता है। इस बात को ध्यान देना है आपको। तो चलिए अब इसका रिजल्ट अवश्य लिखेंगे अपने। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि अपने प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का ही प्रयास कर रहे थे। तो वो आ गया बच्चों 3 7। 3 7 का मतलब है x का मान 3 और y का मान 7। x क्या था? x था लड़कों की संख्या, तो ये हो गया लड़कों की संख्या 3, और y क्या था बच्चों? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 7। अब देखिए 7 और 3 10 होते हैं, और ये कह रहा था लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों 4 ज़्यादा है। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा अपने बहुत सी समस्याओं को यूँ कह सकते हैं सरल कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब लेते हैं बच्चों पहले का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल है और 7 कलम है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम कर दे तो मूल्य 46 रुपये हो जाता है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पता चल गया अपने को चर क्या है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो यहाँ से अपने शुरू कर देंगे क्वेश्चन को। तो अपने इसमें से चर ढूंढ लिए सबसे पहले कि एक पेंसिल का मूल्य ये एक चर हो गया और ये कलम का मूल्य ये दूसरा चर है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, ये अपना पहला चर है बच्चों, पेंसिल का मूल्य। तो ये तो हो गया बच्चों अपने पास x रुपये। ठीक है, और पेन का मूल्य दूसरा, कलम है ना अपने पास, तो एक कलम का मूल्य।
कलम का मूल्य। तो ये हो गया y मान लिया मैंने, ठीक है। तो अपने दोनों चर आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से दिख रहे हैं कि जो पूछा गया है वो देखना है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। अब देखिए पेंसिल 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल के x है तो 5 पेंसिल के 5x, और 7 कलम है, एक कलम के y है तो 7 कलमों के 7y। कुल रुपए, कुल का मतलब जोड़ कितने हैं बच्चों 50, तो इसके बराबर आ गया 50। इसी तरह इसमें देखें 7 पेंसिल है तो पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिलों के 7x, 5 कलम है तो एक कलम का y है तो 5 कलमों के 5y, इनका जो योग है वो आ गया बच्चों 46, ये आ गया। इस तरह से अपने इसको समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन का पूरा हुआ। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में अपने क्या करना है कि इसमें जो भी एक्स और वाई है इनको देखते हैं कि वाई का जो गुणांक है वो बड़ा है, जिसका गुणांक बड़ा है उसका पक्षांतर कर दीजिएगा। 5x ये हो गया 50 माइनस 7y। अब जो अपने पास लेफ्ट साइड में जो बचा है उसको बिल्कुल सिंगल कर देना है, चर को अकेला कर देना है, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5 आ गया। इसी तरह इसमें देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 7x को उठा दीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा आपको। तो ये हो गया 5y, जिसका गुणांक बड़ा है तो यहाँ x का गुणांक बड़ा है, तो ये लो बच्चों 7x। ये 5 यहाँ पर जो बचेगा, इस साइड में जो चर बचेगा वो बिल्कुल सिंगल रहना चाहिए, उसका गुणांक है वो 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पर y जो है तो 46 माइनस 7x बटे 5 ये आ गया। ये दोनों जो समीकरण है वो बिल्कुल तैयार है मान के लिए। तो यहाँ पर देखें राइट साइड में जो चर है y, इसमें राइट साइड में x, तो इसमें तो y का मान रखा जाएगा और इसमें x का मान रखा जाएगा। तो इसमें राइट साइड में y है तो y का मान रखता हूँ मैं, y बराबर सपोज कीजिए y का मान मैं 5 रख देता हूँ, 5 रखने पर तो ये हो गया x बराबर 50 माइनस 7 गुणा में 5 बटे 5। तो ये हो गया बच्चों 50 माइनस 7 5 35, 50 में से 35 चले जाएंगे तो 15, 15 में 5 का भाग 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अपने दूसरा मान रखेंगे। तो दूसरा मान इस तरह का रखें कि x का मान है वो बिल्कुल यूं कहेंगे एक पूर्णांक आ जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको यदि मैं 10 करूं तो 70 हो जाएगा, 70 में से 50 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मान रख देते हैं, y बराबर 10 रखने पर जो भी अपने पास राइट साइड में उसका मान रखा जाता है तो y है। तो ये हो गया 50 माइनस 7 गुणा में 10 बटे 5। इसको यदि हल करेंगे तो 50 माइनस 70 हो गया ये। अब देखो बच्चों यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 20 अंक ज़्यादा है, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से इस साइड में चलेंगे अपने, तो इसके मान भी रखने हैं। तो मान लीजिए मैं x का मान 3 रख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी राइट साइड में x है तो x के मान रखे जाएंगे। तो x बराबर 3 रखने पर सपोज कीजिए मैंने 3 रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर 46 माइनस 7 गुणा में 3, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 46 माइनस 21 बटे 3। तो 46 में से 21 चले जाएंगे तो कितने आ गए बच्चों अपने पास, सॉरी 5 है यहाँ पे, तो ये आ गया बच्चों 25, 25 में 5 का भाग 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से अपने यहाँ पर x का दूसरा मान देखेंगे और रख देते हैं। तो जैसे अपने यूँ रखते हैं x का मान 7 8 56, तो 8 रख देता हूँ, चलो 8 रखने पर तो ये बन गया बच्चों अपने पास y बराबर, इसमें y का मान आएगा तो 46 माइनस 7 गुणा में 8 बटे 5। तो ये बन गया बच्चों अपने पास 46 माइनस 56 बटे 5, यानी माइनस का 10 ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि माइनस के 56 और प्लस के तो 46 ही है, तो माइनस का 2 ये आ गया। अब इसके अपने टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों टेबल ड्रॉ हो गई है, तो यहाँ पर x और यहाँ पे y, इसी तरह यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब इसको टेबल को फिल करना है। देखिए कैसे फिल की जाएगी, y का मान 5 तो y के सामने 5, तो जब y का 5 था तो x का कितना था 3, y का 10 तो x का -4। इसमें देखें इसमें x का मान पहले है तो x का 3 है तो y का 5 है, x का 8 है तो y का -2 है। अब चलते हैं बच्चों अपने ग्राफ पेपर की ओर। अब अपना क्वेश्चन का तीसरा पार्ट शुरू हो गया है, क्योंकि पहले पार्ट में तो अपने केवल समीकरण रूप में यहाँ तक पहला पार्ट हुआ, उसके बाद हल किया, ये दूसरा पार्ट है यहाँ तक। अब अपने ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले किसी एक लेटी हुई लाइन को मैं लगभग बीच की लाइन उसको गहरा कर देता हूँ, उसके ऊपर लाइन खींच देता हूँ, कहने का मतलब ताकि अपना x निर्धारित हो सके। ये x निर्धारित हो गया है बच्चों। हर एक सवाल में अपने ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, तो यही मैं इसमें दर्शा रहा हूँ। और एक किसी भी खड़ी हुई लाइन को अपने ले लेंगे तो वो yx हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये मैं yx तैयार कर रहा हूँ, लगभग बीच की एक लाइन ले ली है मैंने और उसको yx तैयार कर दिया मैंने। ये देखिए ये yx है बच्चों, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे yx और ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। और जहाँ पर दोनों बिंदु काटते हैं वो मूल बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। अब जो अपने x और yx को गहरी लाइनें जो काट रही है उनको चिन्हित कर देते हैं।
तो और चिन्हित करने के बाद अब अपने बच्चों इसका पैमाना मान लेते हैं। तो माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब अपने जो यहाँ से मूल बिंदु से एक्स एक्स यदि राइट साइड में देखूंगा तो धनात्मक होता है। तो ये देखो धनात्मक संख्या है और किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है और किसी भी अपने गहरी रेखा को भी नहीं छोड़ना है, गहरी जो लाइन है इसको भी नहीं छोड़ना है। हर एक जो कट है या यूं कहूँ चिन्ह है उसको अंक मिलना चाहिए, ठीक है। वाई एक्स ऊपर की ओर धनात्मक होता है। तो ये देखो बच्चों बहुत अपने स्पीड से ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अपने देख रहे हैं कि हर एक सवाल में सेम प्रोसेस अपने को करना पड़ता है। तो अपनी तैयारी है इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। और ये किसी ग्राफ को तैयार करना कह सकते हैं, हर एक सवाल के लिए ग्राफ को तैयार किया। अब देखिए सवाल शुरू होता है। पहला निर्देशांक पढ़िए 3 5। तो x का मान 3 और y का 5, x का 3 और y का 5, तो ठीक इसके सामने या यूं कहूं कि x का 3 और y का 5 यहाँ मिलते हैं। तो जैसे आपको उचित लगे बच्चों, ये लो बिंदु बहुत छोटा सा होता है, इसको राउंड में बंद कर देंगे। ये आ गया 3 5। दूसरा है -4 10। तो सबसे पहले x का मान -4, तो ये मिल गया -4। y का 10, तो ये देखिए बच्चों, तो x का -4 y का 10 इसके ठीक सामने जाना है। तो ये तरीका है, यहाँ पे अपने ऐसे चले जाएंगे। तो -4 10, ठीक है। जब कोई भी दो बिंदु अपने पास आ गए हैं तो उनको यदि मिलाएंगे तो एक रेखा अपने तैयार हो जाती है, क्योंकि किसी रेखा को खींचने के लिए केवल अपने दो बिंदुओं की मिनिमम आवश्यकता होती है। 3 बिंदु है तो अच्छी बात है, 2 बिंदु है तो काम चल जाता है अपना। अब देखिए अगला देखता हूँ मैं, आगे है 3 5, ठीक है। तो 3 5 का बिंदु यदि देखूँ बच्चों तो ये रहा, ऑलरेडी आया हुआ है 8 -2। तो 8 और -2 ये रहा बच्चों, x का मान 8 और y का -2, तो ये रहा 8 -2। तो एक तो है 3 5 और एक है 8 -2। तो चलिए इनको मिला देते हैं, 3 5 और 8 -2। ये देखो बच्चों इसको मिला देते हैं अपने, बिल्कुल सावधानी के साथ ये कार्य करेंगे ताकि अपने बिल्कुल सुंदर कार्य कर सकें। ये मिला दिया, ठीक है। अब इनके समीकरण अपने लिख लेंगे इसके ऊपर। तो इसकी तो है बच्चों 7x + 5y = 46 और इसकी है 5x + 7y = 50। ये दोनों किसी। अब देखो बच्चों हल कैसे देखा जाता है। हल है दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु उसके निर्देशांक 3 5 है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे तो बस इतना सा कार्य बचा है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। भी प्रतिच्छेद बिंदु है वो अपना हल होता है, ये ध्यान देना आपको। अपना जो मुख्य कार्य इनका प्रतिच्छेद बिंदु ढूंढने का है 3 5। अब 3 5 का मतलब क्या है, x का मान कितना है 3, पहला हमेशा भुज होता है तो 3, और कोटि कितनी है 5, तो y का मान 5 हो गया। अब देखिए x क्या था, x था एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया बच्चों, एक पेंसिल का मूल्य x का मतलब 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य y था, क्या था y कलम था, तो एक कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य हो जाएगा बच्चों अपने पास, y का मान 5 है तो 5 रुपए। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले, एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आपके लिए इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दी है, एक तो ये है a1x b1y और c1 = 0। दूसरी समीकरण आपको इस तरह से दी जाती है a2x b2y और c2 = 0। कहने का मतलब कि पहली समीकरण है तो उसमें गुणांक है, उसको मैंने a1 b1 c1 दिखा दिया और दूसरे में a2 b2 c2 दिखा दिया। दो समीकरण आपको जो दी जा रही है वो ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरणों के द्वारा अपने यदि ग्राफ पर रेखाएं बनाएंगे तो क्या स्थितियां हो सकती है आप जान चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं देखूं तो 3 स्थितियां आपके पास हो सकती है। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति हो सकती है बच्चों कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये पहली स्थिति हो सकती है। अपने देखा था ग्राफ के द्वारा, अपने बनाया भी था। सेकंड पोजीशन क्या बन सकती है बच्चों कि रेखाएं समांतर हो सकती है, रेखाएं समांतर हो सकती है। और तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है बच्चों, रेखाएं संपाती हो सकती है, रेखाएं संपाती हो सकती है। तो इनका कैसे पता चले अपने को कि रेखाएं समांतर है संपाती है। तो इसको यदि देखें बच्चों तो अपने पास आलेख अपने बनाते हैं, ग्राफ जो अपने बनाते हैं उसके अनुसार अपने पता कर सकते हैं कि रेखाएं कैसे है। तो इसके लिए अपने को ग्राफ तैयार करना पड़ता है। तो यूं कहूं कि आलेखीय विधि से,
आलेखीय विधि से अपने को इसका पता चलता है कि कैसी है रेखाएं। ठीक है, तो आलेखीय विधि में अपने क्या देखा था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आलेखीय विधि में अपने इसका आलेख देखा। सपोज कीजिए आलेख आ गया बच्चों, इस तरह का आ गया, ये दो रेखाएं हैं, ये आलेख आ गया। तो अपने कहा था इसको देख करके कि ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये अपना प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, ये इसका आंसर भी था। ठीक है, और दूसरा क्या था, रेखाएं समांतर है तो अपने देख लेंगे बच्चों जैसे रेल की पटरी की तरह, यानी बिल्कुल बीच की दूरी यदि बराबर रहती है, इस तरह की रेखाएं आती है तो ये समांतर है। और तीसरा केस अपने देखा था बच्चों कि संपाती है, यानी रेखा के ऊपर यदि रेखा है तो वो संपाती। तो इनसे अपने को बहुत सी बातों का पता चला था। एक अपने ये देखा था कि भी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो अपने पास इसका एक हल, अद्वितीय हल विद्यमान। अब देखो बच्चों ये तो था आलेखीय विधि से। अब मैं बिना आलेख के द्वारा इसको देख करके ही बता सकता हूं कि रेखाएं कैसी है। तो है ना रुचिकर, ये बात आज अपने को सीखनी है। तो यूं कहें कि गुणांकों के आधार पर अपने बता सकते हैं, इसके जो गुणांक हैं उनके आधार पर भी अपने बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी है। तो देखिए बच्चों कैसे बताया जाएगा, ये देखिए गुणांक है a1 b1 और c1, इसका है a2 b2 और c2। यदि अपने को ये देखना है इसमें a1 बटा a2, कहने का मतलब इसका a1 और इसका a2 इनका अनुपात, और b1 बटा b2 यानी अपने पास इसका b1 इसका y का गुणांक और इस दूसरे समीकरण में y के गुणांक का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेगी। जैसे यूं मान लेते हैं 3/5 आ गया, एक का 4/3 आ गया, तो ये बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा रेखाएं समांतर है तो क्या पोजीशन होगी, उसमें ये होगा बच्चों a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, परंतु c1 c2 इनके बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति आए तो अपने को केवल गुणांक देख के, इतना आलेख बनाने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों, अपने को केवल अपने गुणांक देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे और बता देंगे। रेखाएं संपाती कब होती है, जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों ही आपस में बराबर हो, इनके तीनों के अनुपात यदि बराबर होते हैं तो रेखाएं बच्चों संपाती होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आलेख बनाने की बजाय अपने इतना सा करके ये बता सकते हैं, मात्र ये बता सकते हैं कि रेखाओं की स्थिति क्या है। अपने ये आंसर तो नहीं बता पाएंगे कि वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, पर ये बता पाएंगे कि उनकी स्थिति क्या है। तो यहां पर अपने ये भी सीख लिया बच्चों कि ये जो पोजीशन होती है वो संगत की होती है, ठीक है, और केवल समांतर होती है वो असंगत होती है, और ये अपने पास संगत होती है बच्चों। और अपने ये भी जाना था कि इसकी जो पोजीशन है प्रतिच्छेद रेखाओं की, तो एक अद्वितीय हल विद्यमान होता है, एक अद्वितीय हल विद्यमान होता है, ये भी अपने जाना था, होता है। क्योंकि अपने ये देखा था कि किसी भी यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल, जो ये वाला हल है ये विद्यमान, और इसमें देखो कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं। ये भी अपने को दोबारा रिवीजन का मौका मिल गया, कोई हल विद्यमान नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु है वही हल है अपने। इसमें देखो बहुत प्रतिच्छेद बिंदु है तो अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान है, अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान। तो ये देखो बच्चों कि एक तो अपने इसको बताने के लिए ग्राफ बनाते थे, आज अपने इसके आधार पर तो अपने को ये मुख्यतः ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से आपको लर्न कर लेना है कि a1 a2 का अनुपात यदि b1 b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। यदि ये बराबर है परंतु c1 c2 बराबर नहीं है तो समांतर है, और यदि तीनों ही बराबर हो गए तो वो संपाती है। तो चलिए अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखने से पहले अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करके बताना है। अब की बार आलेख नहीं बनाना है और डायरेक्ट अपने को बताना है। क्या पूछा गया है, निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। ये कहनी है प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, ये अपने को बताना है कैसे, बिना आलेख के। तो चलिए बच्चों बहुत ही आसान है ये। तो सबसे पहले अपने को ये पता है ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 b2 c2, तो a1 बटा a2 इस पे ध्यान देना है। तो देखिए बच्चों बिल्कुल आसान सा सवाल, a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 यानी दोनों x के गुणांक, तो 5/7, ये देखो बच्चों 5/7। इसी तरह आपको देखना है b1 बटा b2, तो -4/6, -4/6, तो इसको यदि हल करेंगे तो बच्चों ये कट के हो जाएगा 2/3, यानी इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा 3 हो गया। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये बराबर नहीं है, तो अपने को c1 c2 देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 में तुलना करनी है। तो ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है बच्चों। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो बच्चों
ये बिल्कुल अपने किसी भी समीकरण युग्म को देख करके बता सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ। यहाँ पर A1 बटा A2, A1 बटा A2 तो 9/18 ये आ गया 1/2। ठीक है, इसी तरह अपने B1 बटा B2 लेंगे तो B1 बटा B2 ये हो गया 3/6, ये भी 1/2, 3/6। C1 C2 देखना, ये बराबर हो गया तो फिर C1 C2 को भी देखना पड़ेगा, तो ये हो गया 12/24 यानी 1/2। तो तीनों का मान 1/2 है। तो मेरा कहने का मतलब तीनों बराबर है। तो यहाँ क्या पोजीशन बनी है अपनी, यदि ये बराबर आए तो तीसरे को भी चेक करना होता है। तो ये बराबर आ गया इसलिए मैंने C1 C2 ज्ञात किया, इसमें नहीं किया था ना। तो ये हो गया A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के, तीनों स्थितियां बराबर है। तो बच्चों जब तीनों स्थितियां बराबर होती है, तीनों A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर है, तो रेखाएं समपाती होती है, बिल्कुल एक जैसी है। तो अतः रेखाएं समपाती है। ये देखो ये आंसर आ गया इसका। अब चलिए थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में अपने A1 A2 ज्ञात करते हैं बच्चों। A1 A2 तो ये आ गया 6/2 यानी 3 आ गया। ठीक है, B1 B2 ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो B1 B2 आ गया मेरे पास -3 और -1, तो माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3 आ गया। C1 C2 ज्ञात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो C1 C2 में यदि देखूं मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 10/9, क्योंकि ये जब बराबर आ गया तो इसको भी चेक करना, 10/9 इसका 3 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये मेरे पास ये दोनों तो आपस में बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है। तो यहाँ की पोजीशन क्या बन रही है ये आपको लिखनी है। A1 A2 और B1 B2 बराबर है, ये बराबर है तो ये अपने C1 C2 को चेक करेंगे, परंतु C1 C2 बराबर नहीं है। तो ये समांतर की स्थिति होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है। ये अपने को ध्यान देना है कि इस तरह से अपने किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही यूँ कहूँ कि शॉर्ट में हल कर सकते हैं। ये भी एक अपने अपने रोचक तरीका है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब लेते हैं बच्चों अपने तीसरा क्वेश्चन। अनुपातों A1 A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करके अपने को बताना है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो कहने का मतलब संगत और असंगत को देखना है। तो पहले जो आपने सवाल किया था क्वेश्चन 2, उससे ठीक एक आगे स्टेप और बढ़ना है। असंगत समांतर रेखाएं होती है और संगत अपने पास प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं होती है। तो अपने समांतर बता करके आगे संगत और असंगत बताएंगे, जैसे असंगत होती है समांतर। और कहने को उस सवाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखूं बच्चों A1 A2 का मान A1 बटा A2 तो ये आ गया 3/2, B1 बटे B2 ये आ गया 2/-3, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। C1 C2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों अपने को यहाँ पर। तो अपने यदि देखें तो ये हो गया मेरे पास A1 A2 यहाँ पर देखें तो यहाँ आपने देखें तो A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, क्योंकि जब यही बराबर नहीं है तो C1 C2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है तो अपने को पता है कि संगत होती है, तो संगत है, संगत है। ये अपना आंसर आ गया बच्चों इस तरह से। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। तो वही तरीका A1 बटा A2 ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। इसी तरह B1 B2 ज्ञात कर लेते हैं। B1 बटा B2 तो ये हो गया -3/-6, माइनस से माइनस कट गया 1/2। यदि ये बराबर आ गया तो C1 C2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ कर देता हूँ C1 C2 को। तो बच्चों एक बात यहाँ पर ये है कि ये देखिए यदि C1 और C2 दोनों बराबर के दूसरी तरफ है, यूं कहूँ कि राइट साइड में है, तो आप C1 C2 क्या, एक ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक तो राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, तो दोनों की स्थिति समान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए C1 C2 8/9 आ गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो यहाँ की पोजीशन में बनाता हूँ क्या बनती है। A1 A2 बराबर है B1 B2 के बिल्कुल, परंतु बराबर नहीं है C1 C2 के। तो ये पोजीशन यदि देखें तो ये समांतर रेखाओं की होती है। अतः रेखाएं समांतर है, समांतर है तो असंगत होता है, असंगत है। ठीक है, ये देखिए समांतर से अपने को असंगत का पता चलेगा। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं इस समीकरण की यदि बात करूं तो इसको अपने बिल्कुल एक साधारण रूप में तैयार करेंगे। कैसे, कहने का मतलब इसके बटा में 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 से इस समीकरण को गुणा कर देता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6 से गुणा करने पर, ताकि आसान रूप इसका तैयार हो जाए, आपको आगे A1 A2 ज्ञात करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो 6 गुणा में 3/2x, 6 गुणा में 5/3y और 6 गुणा में 7,
किसी भी समीकरण को समान संख्या से गुणा किया जा सकता है। ये कट गया 3, तो 3 तिया 9x, ये कट गया 2, 5 दूनी 10y, और ये हो गया 7 छिके 42, और दूसरी समीकरण आपके पास 9x 10y 14। अब देखिए a1 a2 ज्ञात करते हैं, a1 a2 तो 9/9 1 आ गया। b1 b2 ज्ञात करते हैं बच्चों, तो 10 में माइनस का 10, तो -1 आया है। यहाँ पर ध्यान देना है, चिन्ह को साथ लेना है। ये 1 है, ये -1 है, तो ये बराबर नहीं है। अब आगे अपने को बढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। यहाँ a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, क्योंकि ये 1 है, ये माइनस का 1 है। यहाँ पर देखिए ये अपने पास प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो -1 आ गया। नो ये सेम था, 1 आ गया। तो अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो कैसी होगी, संगत है या असंगत है, तो संगत है। तो इस तरह से अपने संगत और असंगत का पता है वो लगा सकते हैं। तो चलिए इसका मैं अगला पार्ट लेता हूँ, चौथा और पांचवा पार्ट। क्वेश्चन 3 में 5 पार्ट दिए गए हैं। तो अब देखते हैं अपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 समीकरण दिए हैं, तो यहाँ से a1 a2 ज्ञात कर लेता हूँ मैं। तो ये हो गया 5 में माइनस के 10, तो ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस का 1/2। ठीक है, अब अपने b1 b2 ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ कर देता हूँ। ये हो गया -3/6, तो माइनस के 1/2, फिर तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा। c1 c2 ज्ञात कर लेता हूँ, तो 11/-22, तो ये भी माइनस का 1/2। तो कहने का मतलब तीनों के मान माइनस के 1/2 आए। तो यहाँ की स्थिति देखता हूँ क्या रहेगी। a1 a2 बिल्कुल बराबर है b1 b2 के, बराबर है c1 c2, तीनों बराबर है, तो रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है। तो बच्चों अपने को पता है समपाती है वो संगत होती है, तो संगत आ गया आंसर, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पर बटा में 3 है, तो पहले अपने इस बटा वाले 3 को पूरी समीकरण से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 से गुणा करने पर, ताकि समीकरण है उसका बिल्कुल आसान रूप आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दिया, तो 3 गुणा में ये देखो हर स्टेप के साथ 3 का गुणा कर रहा हूँ मैं। ये देखो बच्चों हर एक स्टेप के साथ 3 का गुणा है, तो ये 3 से 3 कट गया, 4x, ये हो गया 6y, और ये हो गया 24, और दूसरी समीकरण है 2x 3y 12। ठीक है, तो a1 a2 ज्ञात करते हैं, a1 a2, ये हो गया 4/2, यानी 2 आ गया। ठीक है, 4/2 2 आ गया। b1 b2 ज्ञात करते हैं, तो b1 b2 आ गया 6/3, ये भी 2 आ गया, तो फिर तो आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों। c1 c2, तो ये आ गया 24/12। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 24/12, तो ये भी 2 आ गया। ठीक है, तो तीनों बराबर है, तो यहाँ की पोजीशन बना देता हूँ मैं, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, बराबर है c1 c2 के। तो कहने का मतलब तीनों यदि बराबर हैं तो रेखाएं कैसे होती है बच्चों, समपाती है। तो रेखाएं समपाती है, समपाती है तो संगत है या असंगत है, तो बच्चों संगत है बिल्कुल, क्योंकि अपने को पता है कि अपने पास समांतर रेखाएं हैं वही असंगत होती है, बाकी सब संगत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 से 3 आज पूरे कर लिए भली भांति, और मेरा विश्वास आपको समझ में भी आए होंगे, और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो बच्चों इनका अच्छी तरह से दोहरान कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।